हमने अब तक जो जाना है वो ये है कि रेने देकार्त मॉडर्न फिलोसोफर है, एक फ्रेंच मैथमेटिशियन है, और इसकी मॉडर्निटी इस बात से प्रूव हो रही है कि ये चीजों को बिलीफ के बेस पे, फेथ के बेस पे, जैसा कि उस समय दौर था, बाइबल पे फेथ का दौर था, उससे हटके किसी भी चीज को, किसी भी चीज को विदाउट एग्जामिन, विदाउट डाउट नहीं ले रहा। और और इसके लिए लास्ट क्लास में हमने पढ़ाई है, अपने संदेह के दायरे को लगातार बढ़ा रहा है, अपने डाउट के डोमेन को वो लगातार बढ़ा रहा है। पहला उसके डोमेन में था, पहला जो उसने डाउट किया, जल्दी बताओ किस पे किया, किस चीज पे किया उसने डाउट? डाउट की शुरुआत कहाँ से की? सेंस ऑर्गन्स पे। सेंस ऑर्गन्स पे। सेंस एक्सपीरियंस या ऑर्गन्स को लिया। यानी कि सबसे पहले इसने इंद्रियों के अनुभव, क्योंकि सबसे पहले तो हम वही जानते हैं, सबसे ज्यादा तो हम उसी को जानते हैं। तो उसने देखा, बार बार ओपन हो जा रहा है ये, इंद्रियों से, इंद्रियां जो हमें धोखा देती हैं, इंद्रियों से धोखा हम खाते हैं, इंद्रियां हमें धोखा देती हैं। ये हम जानते हैं, अपने एक्सपीरियंस से भी जानते हैं। लगातार हम धोखा खाते हैं, पहला हो गया। दूसरा, स्वप्न, ड्रीम। यही था ना, स्वप्न से भी हम धोखा खाते हैं। मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, स्वप्न से भी धोखा खाते हैं। और तीसरा और अंतिम क्या था? कौन हमें धोखा दे सकता है? शैतान। शैतान। कोई जो हमें रिसीव कर रहा हो, ऐसी कोई स्पिरिट हो सकती है। यानी कि शैतान का भी, इसने, शैतान हमें धोखा दे सकता है। यही तो है ना? यही तीन ऑम्बेट है सबसे ज्यादा, इससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता। बोलो, क्लियर है ना? यस सर। सर एक क्वेश्चन है सर। अब शांत हो जाओ, यहीं तक सर बाद में बात करेंगे। तो ये तीन है ऑम्बेट जिसमें धोखा हो सकता है। हमारे सेंस ऑर्गन्स, इंद्रियां धोखा दे सकती हैं। ड्रीम, स्वप्न में हम धोखा खाते हैं, इंद्रियों से धोखा खाते हैं, स्वप्न में धोखा खाते हैं। शैतान धोखा दे सकता है, कोई डिसीविंग स्पिरिट हमें डिसीव कर सकता है। ये सब तो है, बट इंद्रियां किसको धोखा देती हैं, किसको धोखा दे सकती हैं? कौन होता है जिसको धोखा खा सकता है? तो मैं अगर सिंपल शब्दों में कहूं तो मैं तो होता ही हूं वहां पर, मुझे ही तो धोखा देंगी, मैं तो अवेलेबल होऊंगा ही। अगर देकार्त है तो देकार्त को धोखा देती है ना, आई अवेलेबल है यहाँ। स्वप्न में भी, स्वप्न में धोखा किसको होता है? मुझे होता है, देकार्त को होता है। यहां भी मैं मौजूद है, आई मौजूद है। शैतान धोखा देता है, शैतान अगर होता है और धोखा मिलता भी है तो मिलने के लिए भी मेरा होना तो लाजमी है, मेरा मेरा एग्जिस्टेंस होगा तभी तो किसी को कोई धोखा देगा। तो धोखा खाने वाला, अगर धोखे की बात भी है, तो इससे भी एक एक कम से कम प्रूफ होता है वो धोखा खाने वाला है। तो मैं धोखा खाता हूं, मैं स्वप्न देखता हूं, मुझे शैतान बरगला रहा है, धोखा दे रहा है, इन सब में बाकी चीजें हो ना हो, मैं तो जरूर हूं, क्योंकि अगर मैं ही नहीं हूं तो धोखा खाएगा कौन?
एक चीज प्रूफ होती है इन सब में विदाउट एनी डाउट कि कम से कम मैं तो हूं। सोचने वाला तो है जिसको धोखा मिल रहा है, जानने वाला तो है जिसको धोखा मिल रहा है, जिसको धोखे खाने की बात कही जा रही है। क्योंकि अगर वो सोचने वाला जानने वाला ही ना हो तो धोखे की बात ही कहां से आएगी। जो सोच रहा है वो तो कम से कम है, इतना तो मानना ही पड़ेगा। आप कितना भी डाउट करो कि जिसको धोखा हो रहा है उसका एग्जिस्टेंस तो मानना ही पड़ेगा। दैट इज लैटिन में, मैंने आपको बताया था, लैटिन में इसको बोलते हैं कोजिटो। कोजिटो, कोजिटो का मतलब मैंने आपको बताया कि क्या सेल्फ या ईगो या मैं या माइंड या सोल, कुछ भी मान लें, जो सोच सकता है, जिसमें सोचने की, जिसमें चेतना है, जिसमें कॉन्सियस है, जिसमें कॉन्सियसनेस है, वो तो कम से कम है ही। कोई कॉन्सियसनेस होगा जो चिंता कर रहा होगा, जो सोच रहा होगा, जिसमें सोचने की क्षमता होगी, उसी को तो धोखे की बात हो रही है। इसमें सब कुछ में कम से कम आई अवेलेबल तो है, मैं तो अवेलेबल हूं ही। मैं सोचता हूं, मैं सोच पा रहा हूं कि मुझे धोखा मिल रहा है, चाहे कैसे भी मिल रहा हो। इन सब में एक चीज तो बिना किसी डाउट के है कि मैं हूं। मेरे सोचने से ही ये हो जा रहा है कि मैं हूं। मैं सोचता हूं, इसी से प्रूव हो रहा है। एक चीज पक्की प्रूफ हो रही है, मैं सोचता हूं, इसी से प्रूव हो रहा है, अतः मैं हूं। आई थिंक, मैं सोच रहा हूं, मेरे सोचने से ही एक चीज विदाउट एनी डाउट, बिना किसी संदेह के, एक चीज बिल्कुल प्रूव हो रही है। क्या? आई एम। हम इसको संस्कृत में बोलते हैं, हम भारत में भी देखेंगे, हम बोलते हैं यस, चिंतयामि अतः अस्मि। सोचता हूं इसलिए हूं। क्योंकि सोचने की प्रक्रिया बिना एग्जिस्टेंस के तो पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या कहता है वो? लैटिन में बोलते हैं हम इसको कॉजिटो इर्गो सुम, SUM है, कोजिटो इर्गो सुम। और ये जो है, ये बिना किसी डाउट के, बिना किसी संदेह के बिल्कुल क्लियर बात है। और ये जानने के लिए हमें किसी इंद्रिय या किसी और चीज की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल वैसे ही क्लियर है, ये बात कहते ही क्लियर हो जाएगी। जो भी धोखे की बात हो रही है, जो भी डिसीव करने की बात हो रही है, उन सब में शामिल है मेरा होना, किसी सोचने वाले का होना, किसी चैतन्यता का होना, किसी ईगो का होना, जिसको अब हम सेल्फ कह रहे हैं, जिसको हम आत्मा भी कह सकते हैं। तो आई थिंक देयरफॉर आई एम। तो इससे वो प्रूफ कर रहा है कि पहले तो मैंने उसने डाउट किया, उन सभी चीजों पे डाउट किया, जिन जिन चीजों पे डाउट, डाउट का डोमेन जितना भी बड़ा किया जा सकता है उसने सब किया। और अंत में उसको अचानक लगा, इसको इंट्यूटिव इंट्यूटिव नॉलेज कहते हैं, कि मैं कितना भी डाउट करूं तो डाउट करने वाला तो हमेशा अवेलेबल होता है। डाउट करने वाले पे डाउट नहीं किया जा सकता। कम से कम एक चीज है
जो हम पक्का पक्का कह सकते हैं कि हाँ उसका एग्जिस्टेंस तो है, डाउट करने वाले का एग्जिस्टेंस है। तो इसका कंक्लूजन है cogito ergo sum, I think therefore I am। ये बात प्रूव होती है। तो सबसे पहला इसने प्रूव किया सेल्फ को, एक चैतन्यता, एक सोचने वाला, एक थिंकिंग क्रिएचर तो जरूर है। एक चीज प्रूफ है, तो हम मेटाफिजिक्स में ईश्वर आत्मा जगत, तो इसमें आत्मा, आत्मा हम हिंदी में कह देते हैं, वहां पे सेल्फ और माइंड एक ही है, मैंने आपको बताया था। सेल्फ माइंड सोल वेस्टर्न वर्ल्ड में एक ही है। हम सेल्फ बोलें, माइंड बोलें, सोल बोलें, एक ही बात है। कंफ्यूज नहीं होना, मैंने बार बार मना किया इसके बावजूद। माइंड और ब्रेन अलग अलग बात है, ब्रेन बिल्कुल अलग चीज है। मैं बात कर रहा हूं सेल्फ माइंड सोल, वो इंटरचेंजेबल हैं, किसी को कहीं भी रख सकते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में। तो आई थिंक देयरफॉर आई एम, अहम चिंतयामि, अतः अस्मि, कोजिटो इर्गो सुम। इतनी बात में से कुछ पूछना है तो पूछिए। मैं आपको बता रहा हूं कि चिंतन की जो प्रक्रिया है, सोचने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसी में प्रूव हो जाता है कि कोई चिंतन करता जरूर है, कोई सोचने वाला जरूर है। तो ये जो कोजिटो है, आई जो है, वो उसकी जो प्रेजेंस है वो कैसी है, इन हम कैसे इसको प्रूव कर सकते हैं? इनडाउटेबली, असंदिग्ध ढंग से प्रूव कर सकते हैं, कोई संदेह नहीं है। असंदिग्ध, बिना किसी संदेह के इनडाउटेबली कह सकते हैं कि सोचने वाला तो कम से कम है, सेल्फ तो है, मैं तो हूं, मैं, मुझे ही तो धोखे देने की बात हो रही है। तो आई प्रूव होता है इस तरह से संदेह रहित, क्योंकि मेन पर्पस क्या था, कोई ऐसा ज्ञान मिले जिसमें चाह के भी संदेह ना हो, जिसपे सैद्धांतिक रूप से भी संदेह ना हो। और कम से कम अगर आई मिल गया, मानव को एक भी संदेह रहित ज्ञान मिल गया, तो कम से कम ये तो कहा जा सकता है कि मानवीय जो बुद्धि है, जो ह्यूमन माइंड है, उसके पास डाउटलेस नॉलेज गेन करने की कम से कम कैपेसिटी तो है। अगर एक चीज की कैपेसिटी है तो आगे की भी बात कर सकते हैं। पहले तो इसी बात पे डाउट था कि हम क्या कोई विदाउट एनी डाउट कोई इंडोक्टेबल असंदिग्ध ज्ञान प्राप्त कर भी सकते हैं कि नहीं। और उसमें बाधा है हमारी इंद्रियां, बाधा हो सकते हैं हमारे स्वप्न, हमारे ड्रीम्स, बाधा हो सकता है वो कोई पावर या कोई शैतान। पर शैतान भी है तो धोखा देने वाला तो होगा, तभी तो कोई धोखा खा रहा होगा, तब तो कोई धोखा देगा। धोखा खाने वाला तो अवेलेबल ही होगा, वो धोखा खाने वाला कौन? अभी बात हो रही है मेरी, मैं की, तो मैं तो अवेलेबल रहूंगा ही। तो मेरे सोचने से ही प्रूव हो जाता है कि मैं हूं। सोचने की प्रक्रिया अपने में इनबिल्ट करती है, इसीलिए वो कहता है आई थिंक देयरफॉर आई एम, कोजिटो इर्गो सुम। और ये जो ज्ञान है वो बिना किसी डाउट का है, डाउटलेस नॉलेज है। एक ज्ञान कम से कम सेल्फ का, आई का,
ज्ञान प्रूव्ड है, क्योंकि जो जो धोखे मिल सकते थे मुझे, उन सब में जो धोखा दे रहा है, धोखा खाएगा, दे रहा है, देने वाले तो ये हैं, खाने वाला तो कोई ना कोई होगा। खाने वाला से ही प्रूव हो गया कि सेल्फ या मेरी सत्ता है, मेरा एग्जिस्टेंस है, मेरी रियलिटी है। सर चिंता करने वाले की, सोचने वाले की रियलिटी है। बताएं, पूछिए। तो हम बोल सकते हैं कि सेल्फ नॉलेज इज डेफिनेट नॉलेज। सेल्फ का नॉलेज, यस, वो डेफिनेट है और पूरी तरह से क्लियर है, डाउटलेस है। ओके, ओके सर। और पूछो कोई, अब ओपन है पूछने के लिए, पूछिए। पूछो अश्वनी या कौन जो भी पूछ रहे थे, अब पूछो। नहीं सर, वो पूछना था पर आंसर मिल गया। इसीलिए मैंने कहा। तो सेल्फ, जिसको आप समझने के लिए आत्मा कह लें, पर आत्मा शब्द आपको पता है यूज, डायरेक्ट यूज नहीं होता, उसकी जगह आप चाहे तो कह लें, क्योंकि बात तो वही है, सोचने का काम शरीर थोड़ा ना करता है। सोचने का काम तो कोई चैतन्यता करती है, कोई ना कोई कॉन्शियस चीज करती है। इसीलिए तो हम देखेंगे जब मैं आपको पनिशमेंट पढ़ाऊंगा सेकंड पेपर में, पनिशमेंट बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैटर है। जितने क्राइम है वो मेरा, वो चेतना करती है, मन करता है जो उस समय होता है, शरीर नहीं करता। और हम सारी की सारी जो पनिशमेंट देते हैं वो शरीर को देते हैं। इस लेवल पे फिलॉसफी सोचता है। मैंने, मेरे मन में चोरी का भाव आया और मैंने चोरी कर ली और पकड़ा गया, अब सजा मिलनी है। पनिशमेंट सारे किसको मिलते हैं? बॉडी को। शरीर को, है ना। जबकि शरीर ने चोरी नहीं की, नंबर वन। नंबर टू, मन ने जो चोरी की थी, मन बदल गया, अब वो वाला मन है ही नहीं। अब तो बहुत ही हम, मैं तो बिल्कुल साधु भाव में बैठा हूं। तो ना वो मन है, और शरीर तो बेचारा था ही नहीं, वो तो बेचारा उसने किया ही नहीं। तो पनिशमेंट में, मॉडर्न पनिशमेंट में देखेंगे एक फिलोसफिकल प्रॉब्लम, ना मन है वो, क्योंकि मन तो बदल गया, आपको पता है मन बदल जाता है। बहुत लोगों का आपने सुना हृदय परिवर्तन, हृदय परिवर्तन तो खैर बहुत बड़ी बात हो गई। चोरी करते करते मन बदल जाता है, चोरी के बाद मन बदल जाता है, इसमें क्या है? बहुत लोग तो सरेंडर होते हैं खुद से, जबकि हो सकता है जानने वाला कोई भी नहीं था। जो भी हो, ना शरीर और ना ही वो मन, पर पनिशमेंट उसी को मिलता है। तो हम वहां पे इन्हीं बातों को मिला जुला के बात करेंगे थ्योरी ऑफ पनिशमेंट में। और हम मॉडर्न पनिशमेंट की बात करेंगे कि जो अब जेलों में जो रखा जा रहा है, वो जेल में रखना फिलोसफिकली अनएथिकल है, और कैसे अनएथिकल है। पहली बात तो टैक्स पेयर्स का पैसे से वो समाज के बुरे लोग पल रहे हैं, तो टैक्स पेयर का पैसा जा रहा है। और और भी बहुत सारी प्रॉब्लम। और ज्यादातर जो क्राइम है वो साइकोलॉजी के लेवल पर हैं, पर हम शरीर को दंड देते हैं। जो भी हो, ये सारा ज्ञान आपका वहां पे जाके मिल जाएगा। इसलिए मैं अभी अब तो आपको थ्योरीज पढ़ा रहा हूँ, फिर सेकंड पेपर में इनके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होंगे, तब आप ज्यादा कोरिलेट कर पाएंगे। फिलहाल ये बताओ, आई प्रूव हुआ या नहीं हुआ? आप लोगों के मन में कोई डाउट है तो पूछिए। सर एक चीज इसमें हम्म पूछनी है। हम्म सर आई के एग्जिस्टेंस पे तो कोई डाउट नहीं है, वो हम्म हो गया। लेकिन हम्म ये जो आई के लिए जो नॉलेज आ रहा है, या आई के बारे में जो नॉलेज आ रहा है मेरे बारे में, वो क्या हम्म। नॉलेज है? वो क्या नॉलेज है? तो क्वेश्चन को और क्लियर कीजिए। सर मेरा मतलब है, जो अभी सेल्फ नॉलेज आपने बोला,
कि सेल्फ नॉलेज इज डेफिनेट नॉलेज, वो सेल्फ नॉलेज क्या है? सेल्फ मेरे एग्जिस्टेंस का, कि मैं हूं, कम से कम मैं हूं, कोई सोचने वाला है। अभी तो सब कुछ डाउट में चला गया था। ओके, जब मैंने इर्गो को प्रूव किया तो मैंने लास्ट में क्या प्रूव किया? आई आई थिंक देयरफॉर आई एम। ये जो हमने प्रूव किया, तो इसमें ये चीज प्रूव हुई कि कोई चेतना, चैतन्यता, कोई कॉन्शियस है। मैं हूं क्या, अभी इसका आंसर नहीं है, पर मैं हूं ये तय है। ठीक है, ये मैं है क्या, इसका आंसर अभी नहीं आया है। ओके, पर मैं है इतना खाली प्रूव हुआ है। बोलो। ठीक है सर। यस सर। मैं की खोज तो बहुत गहरी खोज है यस कि सर, एक्चुअल में वही मैं क्या हूं। वही मेरा इसका क्वेश्चन था अभी कि अभी वहां की बात नहीं हो रही है। अभी तो है कि कुछ भी नहीं है, सपना ही है सब कुछ। और बड़ी बड़ी बातें हो गई इसमें, तो लग रहा था कि इसीलिए ध्यान रखना है, क्वेश्चन कभी आया नहीं है बट आ सकता है कि क्या देकार्त संदेहवादी है, स्केपिस्ट है? तो नहीं है ये, इसकी संदेह विधि है। अंततः ये संदेह से बाहर निकल आता है, कुछ चीजें प्रूव कर देता है। हम आगे कुछ फिलोसफर को पढ़ेंगे, उनका कहना है कि संदेह से बाहर ही नहीं निकला जा सकता, कुछ भी चीज प्रूफ नहीं की जा सकती, वो संदेहवादी कहलाएंगे। वो अभी हमारे सिलेबस के बाद का कोर्स है, बाद की बात है। ये इसका मेथड है डाउट का, बट ये डाउट पे फुल स्टॉप नहीं करता। अगर ये डाउट पे फुल स्टॉप कर देता, यहाँ पे आई की खोज नहीं होती। हम देखेंगे आई की खोज हुई, आई से मेरे मेरी खोज से, मेरी चेतना की खोज के, सोल मान लेते हैं समझने के लिए, सोल की खोज से, मेरी खोज से ये पहुंच जाएगा और प्रूव करने करने की कोशिश करेगा इस यूनिवर्स को। यूनिवर्स को प्रूव नहीं कर पाएगा, लॉजिकल यूनिवर्स को प्रूव नहीं कर पाएगा, बट ये अपने लॉजिक से गॉड को प्रूव कर देगा। गॉड को प्रूव करने के बाद फिर दोबारा से कोशिश करेगा और यूनिवर्स को प्रूव कर पाएगा। तो आई के प्रूव करने से, आई को प्रूव करके इसने गॉड को प्रूव किया, और गॉड को प्रूव करके इसने इस यूनिवर्स को, इस जगत को भी प्रूव किया। तो इसकी अभी जर्नी डिफरेंट है। अभी तो इसकी खोज है कि मैं भी हूं, मैं ही हूं कि नहीं, मैं भी अवेलेबल हूं कि नहीं। तो कम से कम खुद तो पा गया है ये। ठीक है, अभी खुद ही गायब हो गया था, तो खुद तो अवेलेबल है कम से कम। ठीक है, अभिनव, क्लियर हो गई बात? यस सर, क्लियर। तो बस पहला वाला याद रखेंगे, मैं फिर लिख दे रहा हूं, आई थिंक कॉमा देयरफॉर आई एम। जिसको मैंने कहा था, क्या कहा था? कोजिटो। कोजिटो का मतलब मैंने क्या बताया? सेल्फ या ईगो। ईगो का मतलब घमंड नहीं होता, ईगो का मतलब मेरा होना होता है। ठीक है, ओके। तो कॉजिटो कम से कम प्रूव हो गया। कॉजिटो, और पूरा सेंटेंस बोलें तो यही बोलेंगे, कॉजिटो इर्गो सुम, लैटिन में और इंग्लिश में, आई थिंक देयरफॉर आई एम। यहां तक अगर बात समझ में आ गई आप लोगों के, तो क्वेश्चन क्या आएगा? सीधे आएगा, कमेंट ऑन दे आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूं अतः मैं हूं, इस पर टिप्पणी करें।
सिंपल क्वेश्चन आता है, मैं तो आपको बहुत ज्यादा डिटेल में बता रहा हूं, ठीक है। सर्च क्या थी, वही सर्च याद रखना है। इसकी सर्च है कि मेटाफिजिक्स में भी, फिलॉसफी में भी कोई बिल्कुल क्लियर नॉलेज हो जिस पे डाउट ना किया जा सके। क्लियर और नॉलेज कैसा हो, क्या क्या करेक्टर हो? डिस्टिंक्टिव, बिल्कुल डिस्टिंक्ट हो, और कैसा हो बताओ? सर नेसेसिटी। नेसेसिटी वाला नॉलेज हो और यूनिवर्सल हो, है ना, वही बात। अब कम से कम एक चीज को कहा जा सकता है अब तक की पढ़ाई में कि कोजिटो तो है, कम से कम सेल्फ या आई तो अवेलेबल है। ओके, तो इस तरह से आप सीधे लिख पाएंगे। मैं आपको और बातें बताता हूं, फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप अपना आंसर फ्रेम करना। देखो, वो एक क्राइटेरिया बनाता है, वो एक मेथड बनाता है जिसके बेस पर किसी भी नॉलेज को, जो भी क्लेम हो कि मैं नॉलेज हूं, उसको उस क्राइटेरिया पर कसा जा सके और बताया जा सके कि वो एक्चुअल में नॉलेज है या वो केवल और केवल एक वो ज्ञान है या राय है, ओपिनियन है। नॉलेज है या ओपिनियन, इसके लिए एक क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया बनाया है उसने, एक मेथड बनाया है, एक कार्टेशियन डाउट मेथड बनाया है। तो मैं एक हेडिंग डाल रहा हूं, आप लोग भी अपनी कॉपी पे, नोटबुक पे हेडिंग डालिए। मेथड ऑफ डाउट, या क्या बोलेंगे इसको, लिखते चलो, कार्टेशियन डाउट, या कोई भी क्वेश्चन कैसा भी आ जाए किसी भी नाम से, ये लिखना यही है। एपिस्ट्रॉफी है। मेथड ऑफ डाउट आए, अब मेथड ऑफ डाउट आए खाली और उसके आगे डेकार्त अगर ना लिखा हो तो आपको थोड़ा सा और लिखना पड़ेगा। मेथड ऑफ डाउट खाली खाली पूछने की पॉसिबिलिटी कम है, तो थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा कि क्यों आया, कैसे आया। हम आगे एक आध और फिलोसफर पढ़ेंगे, उनके भी नाम दे सकते हैं आप हैं, क्योंकि मेथड ऑफ डाउट में अगर डेकार्त का नाम नहीं दिया हुआ है तो। बट ज्यादातर मैटर में कार्टेशियन डाउट या डेकार्ट्स मेथड ऑफ डाउट करके पूछा जाएगा, ठीक है। ओके, क्या है ओके ये, सर। क्या लिखेंगे? लिखेंगे इट कंसिस्ट ऑफ 4 रूल्स। ये 4 नियम बताता है, ये 4 चरण बताता है। तो ये जो कार्टेशियन डाउट मेथड है, इट कंसिस्ट ऑफ 4 रूल्स, ये 4 चरणों वाली विधि है। तो हिंदी वाले ऐसे ही लिख लेंगे, इसी को लिख लेंगे, 4 चरणों वाली विधि। क्या क्या 4 चरण हैं? इसके लिए मैंने एक कहानी सोची है आप लोगों को बताने के लिए, ताकि आपको ये ठीक से याद हो जाए हमेशा के लिए। तो टेक्निकल जो तरीका है वो तो मैं बताऊंगा ही, पर एक कहानी सुनो। शायद कहानियां आप लोगों को लंबे समय तक याद रहती हैं, तो ये मेथड याद रहेगा। फिर मैं इसके टेक्निकल एस्पेक्ट बताऊंगा, वो थोड़े टेक्निकल है। एक मिनट पानी ले लेता हूं। आप सेलेक्ट हुए
बहुत अच्छे रैंक से सेलेक्ट हुए हैं आप, आईएएस हो गए। आईएएस हो गए, अभी नई नई आपकी ज्वाइनिंग हुई है। और आपको पता ही है हमारे यहाँ तो नॉर्थ इंडिया में कम से कम मैं 100% कह सकता हूँ, बाकी जगह के लिए थोड़ा कम। जैसे ही आप कमाने वमाने लगते हैं, फट से शादी। शादी बहुत ही, शायद जन्म ही हुआ है शादी के लिए, तो शादी के लिए लोग परेशान होते हैं, खटाखट शादी कर देते हैं। चाचा ताऊ फूफा ये सब का तो काम ही यही है, तो खटाखट शादी हो गई। आप आईएएस हुए, नई नई शादी हुई है, आप बॉय गर्ल जो भी है, नई नई शादी हुई है, आपकी पोस्टिंग ही हुई है एज ए एसडीएम। अब आपको सब डिवीजन जो मिला है, अब एक जिले में सब डिवीजन तो अलग अलग होते हैं, बहुत सारे जो सब डिवीजन होते हैं वो बहुत ही रूरल एरिया में होते हैं। गाजियाबाद जैसे दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ शहर है, यहाँ पे कई सब डिवीजन ऐसे हैं जो बिल्कुल रूरल, बिल्कुल ग्रामीण। आप चाहते हैं कि यार बड़ी दिक्कत होगी, 50-60 किलोमीटर शहर है, कोई बाजार भी जाना हो, कोई सामान मूवी ही देखनी हो, रेस्टोरेंट ही जाना हो, तो ऐसी जगह पोस्टिंग हो जहां पे कम से कम आईएएस बने हैं यार, कुछ तो मतलब पता चलना चाहिए, गांव में पड़े हुए हैं। तो आप चाहते हैं कि जो आपका कलेक्टर है या जो कमिश्नर है, वो आपकी पोस्टिंग सदर में कर दे। आपको पता ही है हर जगह सदर होता है। सदर जो तहसील या सदर जो एरिया होता है, वो शहर का तहसील या शहर का सब डिवीजन होता है। तो आप चाहते हैं, जैसे गाजियाबाद में 6 के लगभग सब डिवीजन है, इसमें 3-4 तो बहुत ही ग्रामीण है, बहुत ही पिछड़े हुए हैं। आप चाहते हैं कि सदर में, प्रॉपर गाजियाबाद में आपको एसडीएम रखा जाए। बट आप कैसे कहते हैं, नई नई नौकरी मिली है और अब पहले दिन ही सिफारिश की मुझे सदर में रखा जाए, गांव की तरफ ना भेजा जाए, ये थोड़ा सा आपको भी अच्छा नहीं लगता है कि इस बात की सिफारिश करें। बट इतने में आपको पता चलता है कि जो सर हैं, जो जिनके हाथ में आपकी पोस्टिंग है, वो सदर में भी भेज सकते हैं, गांव में भी भेज सकते हैं। गांव में कोई ना कोई तो जाएगा ही, ऐसा तो है नहीं कि गांव में कोई नहीं जाएगा। उनको कुछ भी समझ लें, आम बहुत पसंद है, सेब बहुत पसंद है, कुछ भी। का मौसम है, आम की बात करते हैं, उनको आम बहुत पसंद है। आम बहुत पसंद से खाते हैं, आम बहुत उनको उनको प्रिय है। तो आप सोचते हैं कि अपनी बात मैं डायरेक्ट कहूं, मैं चाहता तो हूं या चाहती तो हूं कि ध्यान जाए मेरे उस पेपर में, अपने मुंह से नहीं कहना चाहता, अच्छा नहीं लगेगा, खाली मैं इशारा कर दूं, बोलूं नहीं। तो आप सोचते हैं कि एक टोकरी बढ़िया आम भेजते हैं। अब कौन भेज रहा है तो पता चलेगा, इसे इशारा मिलेगा, काम हो सकता है बन जाए। बट इतना भी कुछ लोगों ने बताया है कि जहां आम पसंद है वहां खराब आम अगर मिल गए तो आपके बॉस का सर का मूड भी खराब हो जाता है। तो पता चला कि गांव ही नहीं, ऐसा गांव भेजें जहां दूर दूर तक सिनेमा और रेस्टोरेंट और बड़ा प्रेशर में आ जाएंगे। नई नई शादी हुई है आपकी, तो आप क्या करते हैं, अच्छे आम की टोकरी बनाते हैं। यहां से मेथड शुरू होता है, कार्टेशियन मेथड। अच्छे आम की टोकरी के लिए आप क्या करेंगे, आप बाजार गए, खुद गए बाजार, क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि आपने सुना है आम काम बना भी सकता है और आम काम बिगाड़ भी सकता है, तो आप बिगाड़ने के लिए तो काम करेंगे नहीं। आप खुद गए मंडी, जो थोक मंडी है जहाँ पे संभावना है खूब अच्छे अच्छे आम की, आप गए वहां, आम की एक बड़ी सी टोकरी आपने ली। आपने उससे कहा कि भाई ऐसी ऐसी बात है, मुझे अपने साहब को भी देना है, बॉस को देना है, खराब आम नहीं होने चाहिए, आफत हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा मैटर। वो दावा करता है कि नहीं सर, आप चिंता मत करो, विश्वास करो मेरे ऊपर, थोक मंडी है, हम इतने साल, 20 साल से, 30 साल से बेच रहे हैं, आप ये टोकरी ले जाओ, आंख बंद करके दे दो पूरे विश्वास से, आपका काम हो जाएगा जैसा कि आप बता रहे हो। अब बताओ, पहला जो चरण है, पहली बात जो है, क्या डेकार्त आंख बंद करके विश्वास करने वाला आदमी है?
नहीं सर। No, sir. सब लोग सुन रहे हो ना? कुछ लोग सो तो नहीं गए? अच्छी कहानी बताओ, क्या है, विश्वास कर लेगा? उसने कह दिया कि 20 साल से 30 साल से बेच रहा हूं, नहीं करेगा। No. वो टोकरी तो ले आया, क्योंकि वहां पे खोल नहीं सकता था, मंडी में कहाँ खोलता है, इतना टाइम कहाँ होता है। टोकरी ले आया और उसने अपने अपने सिपाही से, या जो भी उसको अर्दली मिला हुआ है, उससे वो कहती हैं या कहता है, जो भी जेंडर है, कि देखो भाई, मैं तुम्हें एक आम बता देता हूं कि अच्छा आम क्या होता है, तुम देख लो ठीक से, और ऐसे ही आम इस टोकरी से निकाल के एक दूसरी टोकरी बनाओ, और बिल्कुल ऐसे ही आम रखो। तो एक आम आप निकालते हैं और उसको कहते हैं कि देखो ये है क्राइटेरिया अच्छा होने का, ऐसा कलर हो, ऐसा साइज हो, ऐसी स्मेल हो, कोई भी स्पॉट ना हो, स्पॉटलेस हो, ये है गुड मैंगो। और तुम्हारा काम क्या है? आप जानते हैं कि होशियार है आपका अर्दली, जो आपका सबॉर्डिनेट, जो काम करते हैं आपके घर में, आपके सहयोगी। तो आपने उस सिपाही को या सहयोगी को कहा कि भाई देखो ये काम करना है तुम्हें, ठीक है, अब बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए, मैं तुम्हें एक बता देता हूँ, एक ये सैंपल लो, ऐसे ही आम निकालकर इस टोकरी से एक छोटी सी टोकरी बनाओ, एक भी खराब नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले आपने एक क्लियर इंडिकेशन दिया कि अच्छा मीन्स व्हाट। आप ऐसे कहेंगे अपने सहयोगी से कि अच्छा अच्छा आम निकाल दो, तो अच्छा उसका पता नहीं उसका अच्छा कौन सा है। नहीं नहीं नहीं, आप इंडिकेट करेंगे, जो आपका इंडिकेशन होगा वो डिस्टिंक्ट होगा, क्लियर होगा, बिल्कुल स्पष्ट होगा, और दूसरे से अलग होगा, खराब से अलग होगा। तो आपने बताया ये साइज, ये स्मेल, ये कलर, जिस पे बिल्कुल भी स्पॉट ना हो, ये अच्छा आम है, और ऐसी ही टोकरी बनाओ, बड़ी टोकरी से निकाल के। तो पहला चरण होता है क्राइटेरिया बनाने का, क्राइटेरिया फॉर गुड, जिसमें आप बताते हैं व्हाट इज गुड फॉर अकॉर्डिंग टू यू, जो डिस्टिंक्ट और क्लियर हो। और डिस्टिंक्टनेस और क्लियरिटी आपके अंदर से आती है। अच्छा क्या है, ये आपको सीखना, मतलब इसकी कोई आप कोई क्लास थोड़ा ना करते हैं, ये तो आपको पता है कि अच्छा क्या है, अच्छा आम का मतलब क्या है पता है। ये इसको आप इंट्यूशन कह सकते हैं। इंट्यूशन वो वाला नॉलेज होता है, मैं आपको समझाऊंगा इंट्यूशन किसे कहते हैं। इंट्यूशन का मतलब किसी इंद्रिय ज्ञान का सहारा नहीं लेते आप, ये एक इन्नेट नॉलेज होता है कि अच्छा मीन्स व्हाट। जैसे इंट्यूटिव नॉलेज है 2+2=4, इसमें कोई आपने सेंस एक्सपीरियंस नहीं किया है, सेंस ऑर्गन्स का यूज नहीं किया है, ये तो पता है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया बनाएंगे आप कि अच्छा मीन्स अच्छा आम कैसा होता है। क्लियर है ये बात? तो पहला क्राइटेरिया हो गया, मैं लिखता भी चलता हूं, फिर मैं डिटेल भी कर दूंगा। पहला चरण, 4 चरण में पहला चरण आप करेंगे क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का मतलब क्या है? गुड मैंगो। गुड मैंगो का आपने बता दिया, कलर के बारे में, स्मेल के बारे में, स्पॉटलेस होना चाहिए, मतलब आपने सारी बातें बता दी उसको। फिर दूसरे चरण में क्या कहा उसने, क्या कहा आपने 4 चरण में? आपने कहा कि देखो, दूसरे चरण में हम सिंपल से सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म पे आते हैं, सबसे छोटे फॉर्म पर आते हैं। कोई भी अगर प्रॉब्लम है ना, तो प्रॉब्लम मान लो बहुत बड़ी है, जैसे प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम है आपके सामने यूपीएससी क्रैक करना, पीसीएस क्रैक करना, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। तो आप इसके सबसे सिंपलेस्ट पार्ट बनाओ। सिंपलेस्ट पार्ट क्या? लेट से आपको इस प्रॉब्लम को, लेट से 365 दिन में, 365 डेज में इसको क्रैक करना है। अपने आप को टाइम दिया आपने, जो भी टाइम दिया, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 365 दिन में क्रैक करना है। तो इसका सिंपलेस्ट क्या होगा? दिन का सिंपलेस्ट टारगेट का 1 दिन। और क्या हो सकता है? 1 घंटा। और क्या हो सकता है?
जो भी सबसे सिंपलेस्ट पार्ट हो पहले उस पे काम करना, क्योंकि जो सिंपलेस्ट काम है अगर वो परफेक्ट हो गए तो वही एक्युमुलेट होकर कॉम्प्लेक्स चीजें बनती हैं। मतलब एक दिन आपने अच्छा काटा, एक दिन आपने बहुत सेटिस्फैक्टरी पढ़ाई की, तो आपके हाथ में तो वही होता है ना, आपके हाथ में हमेशा प्रेजेंट होता है। इसलिए तो कहते हैं प्रेजेंट इज ए गिफ्ट। ना पास्ट होता है ना फ्यूचर होता है। आज का दिन आपने अगर संतोषजनक ढंग से सेटिस्फैक्टरी जो एक स्टूडेंट को करना चाहिए वो किया है, दैट्स परफेक्ट। ऐसे ही कई आज मिलके पूरा साल बन जाएंगे। तो दूसरा चरण होता है एनालिसिस का। पहला क्राइटेरिया बनाते हैं, दूसरे में एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस में क्या करते हैं? डिवाइड प्रॉब्लम्स इनटू देयर सिंपलेस्ट पार्ट। तीसरे चरण में हम क्या करते हैं? जो सिंपलेस्ट बन गए हैं, अब इसी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। आपने एक महीने या एक हफ्ते तक पढ़ाई की। एक हफ्ता जो एक दिन में किया था वो तो बहुत छोटा स्टेप था, बट एक हफ्ते में ये एकुमुलेट हो चुका है। अब आपको रिवीजन करना है। जैसा आपने पढ़ा था उससे कॉम्प्लेक्स हो गया है क्योंकि एक हफ्ते में काम एकुमुलेट हुआ है। फिर ऐसे ही आप एक महीने पे रिवीजन करते हैं, चीजें कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं। एक दिन में जो आपने किया था अब आपको रिवीजन एक महीने में करना है, एक महीने का रिवीजन एक दिन में करना है। जो सिंपल पार्ट था अब एक महीना होने की वजह से कॉम्प्लेक्स है, तो सिंपल से फिर कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ेंगे तीसरे चरण में। और चौथे चरण में फिर से सारी पढ़ाई को देखेंगे, रीचेक करेंगे कि आपने जहां जहां रीजनिंग की, जहां जहां आपने सोचा बुद्धि लगाई, वो ठीक से लगाई कि नहीं लगाई। आम वाले केस में क्या करेंगे? पहले नौकर को बताएंगे क्राइटेरिया क्या है, दूसरे में बताएंगे कि सिंपल सिंपल पहले निकाल लो, जो एकदम से देख के सही लग रहे हैं वो निकाल लो, ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, कम में से वो समझ में आ जा रहा है वो निकाल के एक तरफ करो। फिर उनसे एक छोटी टोकरियां बनाओ, देखो कितनी टोकरियां बन जा रही हैं, क्या एक बड़ी टोकरी से एक बन जा रही है, दो बन जा रही हैं, कॉम्प्लेक्स करो। और इसके बाद चौथे चरण में फिर से सब चीजों को चेक करो कि कहीं कोई गलती तो नहीं रह गई, क्योंकि एक भी अगर गलत आम पहुंचा तो थोड़ा खुन्नस टाइप का बॉस है आपका, बात बात पे अच्छे पे खुश हो जाता है, छोटी सी बात पे बिदक जाता है। तो आप ये कोई रिस्क भी नहीं लेना चाहते या चाहती, तो आपने उसको चार क्राइटेरिया बताया, चार चरण बताए। पहला क्राइटेरिया वाला, दूसरा एनालिसिस वाला, तीसरा सिंथेसिस वाला, और चौथा, चौथा कोई चरण नहीं है, चौथा में कहा जा रहा है कि रीचेक कर लो कहीं कोई गुंजाइश रह ना जाए। इस तरह से हमने आपने आम की जो टोकरी बनाई, लास्ट में आपने क्योंकि रीचेक भी किया, क्योंकि आप नौकर के भरोसे नहीं रहे, इतना सारा काम तो आप खुद नहीं कर सकते थे, पर रीचेक तो कर ही सकते थे। आपने टोकरी पहुंचाई और सच में वो जो टोकरी थी उसने काम किया, और आपकी पोस्टिंग उसने सदर में ही कर दी, शहर में है। अब आप आराम से पीवीआर और रेस्टोरेंट जा सकते हैं। क्या ये आम की टोकरी बनाने वाला एग्जाम्पल समझ में आया सबके? बताओ। बोलो भाई, हाँ या ना? यस सर। सर एक हाँ, सर, जब हम क्राइटेरिया सेट कर रहे हैं तो वो किस बेसिस पे कर रहे हैं? बस अभी कि बात अगर करते हैं। ये तो मैंने ऐसे समझा दिया, अब मैं उसको आपको जो आपको लिखना है एक्चुअल में वो बता देता हूँ। कहानी तो इसलिए है कि कहानियां याद रह जाती हैं, उसके बेस पर याद आ जाएगा आपको क्या लिखना है। तो ध्यान रखना है हम क्या पढ़ रहे हैं। जब किसी भी ज्ञान के का कोई क्लेम हो, किसी भी नॉलेज का क्लेम हो और उसको एग्जामिन करना हो, और एग्जामिन करके देखना हो उसका क्लेम वैलिड है या नहीं वैलिड है। कोई कह रहा है कि मैं नॉलेज हूं, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना है ज्ञान और राय दो अलग अलग चीजें हैं।
ठीक है ना? राय क्या होती है? सर अनटेस्टेड बिलीफ्स। जो बदल सकती है, पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकती है। तो अगर कोई अपने आप को ज्ञान, नॉलेज कहने का, नॉलेज है ऐसा क्लेम कर रहा है, तब हम ये क्राइटेरिया लगाएंगे। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला जो मैं बता रहा हूँ क्राइटेरिया, इसका मतलब क्या है? आप क्राइटेरिया लिखें या क्राइटेरिया ना भी लिखें, पर याद करने के लिए लिख लें क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का मतलब क्या है, इस चरण में हम क्या करते हैं, इस स्टेज में लिख लो। accept only those knowledge, जो मैंने आम वाला एग्जांपल दिया उसी को मैं समझा रहा हूं, उसी को मैं आपको लिखना क्या है। those knowledge और ideas कुछ भी कह लें, which are directly supply by region, वो ज्ञान, वो आइडिया या नॉलेज जो डायरेक्टली सप्लाई हुआ है बुद्धि से, बुद्धि ने जिसको डायरेक्टली सप्लाई किया है, रीजन थ्रू रीजन faculty of intuition। इंट्यूशन मतलब सहज बोध, तो सहज रूप से ही आपको पता है, ऐसे ही पता है कि अच्छा मतलब क्या होता है, इसमें कोई, तो इसको हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, इस बात को, इसी बात को, पहले क्राइटेरिया को मैं लिख रहा हूं, दैट इज एक्सेप्ट नथिंग एज ट्रू दैट इज नॉट सेल्फ evident, दैट्स मतलब क्राइटेरिया बनाएंगे, जैसे कि हमने आम में क्राइटेरिया बनाया था ना, गुड आम का, गुड का क्राइटेरिया बनाया था, तो हमने कुछ क्राइटेरिया बना दिया कि भाई कलर, अभी बताया तो था, कलर बना लिया, ऐसा कलर, ऐसा स्मेल, जो, क्योंकि ऐसा नॉलेज से क्या होगा, ऐसा नॉलेज क्या करता है, ये डिस्टिंक्ट होता है, क्लियर होता है, और डिस्टिंक्टनेस और क्लियरिटी हमेशा इंट्यूशन से आता है। तो पहला क्राइटेरिया क्या है, इसको छोटा वाला आप याद कर सकते हो, जो छोटा आपको लगे, कि पेन ले लेता हूं मैं। एक्सेप्ट नथिंग एज ट्रू दैट इज नॉट सेल्फ एविडेंस, जो स्वयं सिद्ध ना हो, जो स्वयं सिद्ध ना हो, उसे हम ट्रू एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो डिस्टिंक्ट ना हो, क्लियर ना हो, स्पष्ट ना हो, जो इंट्यूशन से ना आता हो, उसे हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसको हम ट्रू नहीं मानेंगे। बोलो। दूसरा, दूसरा चरण, दूसरा स्टेज हमने देखा एनालिसिस का। दूसरे चरण को हम क्या बोल सकते हैं, एनालिसिस। एनालिसिस मतलब विश्लेषण। मतलब इसमें हम क्या करते हैं, बताओ। Divide problems into simplest parts. यस,
into their simplest part. Divide problems into their simplest part. पूरी समस्या को जो भी आप कर सकें सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएं। याद रखना, इससे हम फिजिक्स और मैनेजमेंट दोनों को लिंक करेंगे बाद में, अभी थोड़ा डिटेल हो जाएगा। तो दूसरा चरण होगा एनालिसिस का, जिसमें हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चीजों को ले आते हैं। तीसरे को हम बोल सकते हैं सिंथेसिस, मतलब संश्लेषण बोलते हैं इसको। ये क्या है? सॉल्व प्रॉब्लम या प्रॉब्लम्स बाय proceeding by proceeding from simplest या simple to complex। बिल्कुल वैसा ही जैसा आप लोगों ने अभी, मैं इसको रखूंगा ज्योमेट्री पे। जब आप कोई थ्योरम निकालते हैं तो बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, एक्सियोम्स से लेकर, जो कि बिल्कुल सिंपल होते हैं, जो कि स्वयं सिद्ध होते हैं, जो कि क्लियर होते हैं, और सारे एक्सियोम इंट्यूशन से आते हैं, वो कोई हमारे सेंस ऑर्गन से नहीं बनते, से लेकर आप प्रोपोजिशंस से बढ़ते हुए लास्ट में कंक्लूड करते हैं। और फोर्थ एंड लास्ट चरण है रीचेक। रीचेक करना जरूरी है। रीचेक द रीजनिंग, अपने पूरे प्रोसेस को रीचेक कर लें, एक बार फिर से देख लें, ताकि कहीं कोई डाउट ना रह जाए। ये पूरे इसके चरण हैं, इसके पूरे इसके स्टेजेस हैं। अगर मुझको फिर से समझाना हो, और शब्दों में समझाना हो, तो मैं क्या कहूंगा? सबसे पहले हम हिंदी में अगर कहूं मैं इसको, तो लक्षण देखते हैं कि किन लक्षणों को हम कहेंगे अच्छा। चेक करने का विधि क्या होगी, अच्छा का पैमाना क्या होगा? और ये आएगा हमेशा इंट्यूशन से, प्रातिभ ज्ञान होगा ये इंट्यूशन होगा। दूसरी बार हम क्या करते हैं दूसरे चरण में, बताओ? विश्लेषण, जिसको हम कह सकते हैं अपने अपनी लैंग्वेज में कह सकते हैं इसको डिडक्शन। हम लोग लॉजिक में इसको क्या कहते हैं? डिडक्शन। तीसरा चरण को हमने कहा संश्लेषण। संश्लेषण ये क्या है? सिंथेसिस। और लास्ट का जो स्टेज है, लास्ट है, खत्म हो रहा है, हम कह सकते हैं इसको समाहार। समाहार करते हैं जब हम दुर्गा सप्तशती वगैरह पढ़ते हैं, कुछ भी लास्ट करते हैं, हम कह सकते हैं एनुमिरेशन। समाहार हिंदी में बोलते हैं ना, या लॉजिक की लैंग्वेज में बोल सकते हैं इंडक्शन। ये चार चरणों से गुजर के हम जो भी क्लेम कर रहा है कि वो नॉलेज है, तो वो नॉलेज है या ओपिनियन, ये पता कर सकते हैं। इंट्यूशन, डिडक्शन, सिंथेसिस, एन्यूमरेशन या इंडक्शन। बोलो, समझ में बात आ रही है क्या? जहां भी प्रॉब्लम हो पूछो। इंट्यूशन समझ में आया कि नहीं आया, पहले तो ये बताओ।
सर इंट्यूशन बहुत सब्जेक्टिव मैटर नहीं हो गया कि नहीं नहीं, मुझे क्या सहज बिल्कुल लग रहा है? इंट्यूशन आ रहा है कहाँ से? एक्सियोम्स की तरह ज्योमेट्री में। इंट्यूशन का मतलब क्या है मैं बात करता हूँ पहले। देखो मैं लिख भी दूंगा, पहले समझ लो। इंट्यूशन का मतलब है जिसे बुद्धि साक्षात ग्रहण करती है। साक्षात ग्रहण करने का मतलब कोई बीच में मीडियम नहीं होता। हमेशा जो जो इम्प्योरिटी आती है, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। जितनी भी इम्प्योरिटीज आती हैं वो एक्चुअल में बीच में किसी बिचौलिए की वजह से आती है। आपका आपके किसी दोस्त से झगड़ा हो और आप खुद जाके निपटाएं, बहुत चांसेस है कि निपट जाएं। आपने उसमें कोई इम्प्योरिटी डाली तो जो भी डालेंगे वो इम्प्योरिटी होगी, कहने का मतलब। तो बुद्धि जो साक्षात ग्रहण करती है, बिना किसी मीडियम के ग्रहण करती है, उसको माना जाता है इंट्यूशन। इंट्यूशन मतलब वो वाला इंट्यूशन नहीं है जो हम लोग अक्सर कहते हैं कि मुझे इंट्यूशन हो रहा है कि बारिश होने वाली है, मुझे इंट्यूशन हो रहा है कि ये आदमी खराब है। वो वाला इंट्यूशन की बात नहीं है। इंट्यूशन को हम क्या बोल सकते हैं? इंट्यूशन को हम बोल सकते हैं, मैं आपको चलो इंट्यूशन ही सही से समझा देता हूं। इंट्यूशन, आपको आंसर में इतना लिखने की जरूरत नहीं। इंट्यूशन के बारे में मैं अलग से बता रहा हूं, आपको तो खाली मेथड लिखना है। इंट्यूशन इक्वल टू आप लिख सकते हैं, लिख भी लो, लिख लो कहीं पे और उसको घेर देना कि आपका आंसर में नहीं लिखना है ये। इंटेलेक्चुअल परसेप्शन। इंट्यूशन का मतलब क्या होता है? इंटेलेक्चुअल परसेप्शन, बौद्धिक प्रत्यक्ष। एक प्रत्यक्ष तो हम अपनी आंखों से, प्रत्यक्ष आंखों के सामने। प्रत्यक्ष का मतलब होता है प्रत्यक्ष, अक्ष मतलब होता है विजन, व्यू, आंखें। तो आंखों आंखों नहीं, बौद्धिक प्रत्यक्ष है ये। बुद्धि ने इसको बिना किसी सेंस ऑर्गन्स की सहायता से जाना है, डायरेक्ट जाना है। ठीक है, तो एक इंट्यूशन का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल परसेप्शन। परसेप्शन के लिए हमारे तो वैसे तो, जैसे आप खाली इंटेलेक्चुअल शब्द हटा दें और परसेप्शन बोलें, प्रत्यक्ष बोलें, खाली प्रत्यक्ष बोलें, तो हम इंद्रिय प्रत्यक्ष ही जानते हैं। इंद्रियां प्रत्यक्ष करती हैं, इंद्रियां जानती हैं। आंखों से हम कलर जानते हैं, हाथ से हम, अपने स्किन से हम स्मूथनेस और सॉफ्ट हार्ड जानते हैं। तो जो भी प्रत्यक्ष हैं वो आमतौर पे इंद्रिय प्रत्यक्ष होते हैं। बट बुद्धि जो प्रत्यक्ष करती है उसमें कोई इंद्रियों का इस्तेमाल नहीं करती। तो इंट्यूशन का मतलब एक तो ये है। और इंट्यूशन का ज्ञान जो भी होगा वो हमेशा कैसा होगा? क्योंकि कोई इम्प्योरिटी है ही नहीं, बिल्कुल कैसा होगा वो? डिस्टिंक्ट एंड क्लियर होगा। बात समझ में आ रही है? इंट्यूटिव ज्ञान डिस्टिंक्ट एंड क्लियर होता है, कैसे, क्यों? और समझो इसको। आज हम मॉडर्न फिजिक्स की बात करें। हम फिजिक्स में पढ़ते हैं ऑटोमिज्म, परमाणुवाद। क्या होता है परमाणुवाद? परमाणुवाद है, एटोमिज्म में क्या पढ़ते हैं? तो कोई कोई अगर एटोमिस्ट है तो वो क्या मानेगा? एटोमिस्ट मानेगा कि जो एटम है वो सिंपलेस्ट पीस ऑफ मैटर है, जो और तोड़े नहीं जा सकते, जिनके कंबाइन होने से पूरा वर्ल्ड बनता है। ये इतने छोटे हैं कि डिस्टिंक्ट हैं, क्लियर हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स में एटोमिज्म, जो एटम को सबसे छोटा पार्ट बता रहे हैं, ऐसे ही ये भी एटोमिज्म का इस्तेमाल करता है और कह रहा है कि बुद्धि डायरेक्ट जानती है कि अच्छा क्या है, लक्षण जिसको मैंने अभी कहा। इंट्यूशन से हम जानते हैं गुड मीन्स व्हाट, क्योंकि ये कभी भी ज्ञान की शुरुआत इंद्रियों से तो करेगा नहीं, मानेगा नहीं, वरना इंद्रियां मानते ही तो फिर तो ये रैशनलिस्ट कहाँ रहेगा, फिर तो इम्प्रेसिस्ट हो जाएगा।
अच्छा क्या है हम जानते हैं, शुभ क्या है हम अंदर से जानते हैं, हमारी आत्मा जानती है, हम जानते हैं। तो डेकार्ट्स नॉलेज, डेकार्ट ज्ञान में ऑटोमिज्म को मानता है, ज्ञान में परमाणुवाद को मानता है। हमारे ज्ञान में कुछ ऐसी यूनिट्स होती हैं, ऐसी इकाइयां होती हैं जिन्हें और तोड़ा नहीं जा सकता और छोटा नहीं किया जा सकता। ज्ञान की उन्हीं इकाइयों को, उन्हीं यूनिट को जिन्हें और छोटा नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता, इंट्यूशन कहलाता है, जिसपे कोई डाउट नहीं होता। जैसे इंट्यूशन से हम जानते हैं, वो आगे क्या कहता है, 2 + 2 = 4। ये हमारा इंट्यूशन है, क्योंकि कोई इंद्रियां थोड़ा ना बताती हैं। ट्राइंगल, ट्राइंगल का जो भी ज्ञान है हम किसी इंद्रिय से नहीं जानते। मैंने लास्ट क्लास में भी कहा, आप कोई सामान देखते हैं ट्राइंगल, तो आप वस्तु जानते हैं, ट्राइंगल का ज्ञान नहीं जानते, वस्तु जान रहे हैं आप वस्तु से। तो जैसे एटम सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ नॉलेज हैं, डायरेक्टली नोन टू योर इंटेलेक्ट हैं, ऐसे ही पहला जो है लक्षण जानना, इंट्यूशन है, किसी भी चीज को अच्छे बारे में जानना, वो ये है। बात समझ में आई? बोलो। अगर पहला चरण समझ में आता है तो इंट्यूशन से हम फिर डिडक्शन की तरफ बढ़ते हैं। डिडक्शन में क्या होता है, इंट्यूशन से हम डिडक्शन, डिडक्शन से हम कैसे समझते हैं चीजों को। जैसे डिडक्शन क्या है, निष्पत्ति निकालते हैं। कैसे, 2 + 2 = 4, तो बताओ 3 + 1 = 4। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, 2 + 2 = 3 + 1? ये क्या निष्पत्ति, ये कंक्लूजन ठीक है? बताओ। यस सर। अगर ये ठीक है तो हमें जानकारी ये थी, इससे ये निकाल लिया। इसी को ये मैंने संक्षेप में बताया है, इसको हम बड़ा कर देते हैं अभी। इसी को कहेंगे डिडक्शन। डिडक्शन हमारी बुद्धि निकालती है, ये हमारी आत्मा प्रोड्यूस करती है। ये आत्मा का मतलब हमारा माइंड, हमारा सोल प्रोड्यूस करता है इंट्यूशन। और उससे हम फिर दूसरी चीजों को जान पाते हैं, हम ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजों को जान पाते हैं। बुद्धि ने ही निकाला। ये तो अभी सरल लग रहा होगा आपको, यहाँ पे मैं 2 की जगह, यहाँ पे अंक को मैं 5 5 6 6 में बदल दूं, मतलब यहाँ पे एक ही अंक है, एक एक अंक जोड़ा हमने और 4 कर दिया। यहाँ पे 5 अंक ले लो, 2 3 4 5 6 8 प्लस 5 6 7 8 9 10 = निकाल लें, तो कितना भी कॉम्प्लेक्स कर लें, और धीरे धीरे हम जो आंसर निकालते हैं वो डिडक्शन कहलाता है। पहले से ज्ञात चीजों से हम उसी के आधार पर आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसा हम थ्योरम में करते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते थे, क्या बोलते हैं प्रशांत? प्रमेय। ज्योमेट्री में करते होंगे, करते ही हैं। इसमें हम क्या करते थे, पहले एक्सियोम्स, एक्सियोम्स क्या कहलाते हैं, इंट्यूशंस, जिनको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, इनका नाम ही है, इनको कहते ही हैं, स्वयं सिद्ध हैं ये। इन्हीं से हम स्टार्ट करते हैं। अगर अगर हमें पता ही, स्वयं सिद्ध चीजें ही ना पता हो, एक्सियोम ही ना पता हो, एक्सियोम्स कहाँ से आते हैं, ये कहता है कि किसी सेंस ऑर्गन से नहीं हम जानते हैं इसको, इसको जानते हैं इंट्यूशन से। और फिर एक्सियोम से हम निकालते हैं प्रोपोजिशंस। शायद इसको उत्पत्ति बोलते हैं, बट एक बार देख लेना। और इससे बढ़ते हुए हम आगे पहुंचते हैं कहां तक, इनेमुरेशन पर, समाहार पे। हम लास्ट में कंक्लूड कर देते हैं अपने आंसर को
अतः सिद्धम कह देते हैं। तो कहा जाता है जो जो डेकार्ट का मेथड ऑफ डाउट है वो इंट्यूशन से डिडक्शन और डिडक्शन से इंडक्शन की तरफ जर्नी करता है। तो पहला, सब लिखते चलो, इंट्यूशन, उन्हीं चीजों को मैं बार बार बता रहा हूं। इंट्यूशन से कहां पहुंचे, इंट्यूशन से क्या निकाला हमने, बताओ, डिडक्शन, और डिडक्शन से कहां पहुंचे, बताया ना, इंडक्शन, या ये बताया था आपको, इनोमरेशन एक ही बात है, बोलो, ये बात समझ में आई? हम्म, लग रहा है कि कुछ यस सर। हक्का बक्का है क्या आप लोग, हक्के बक्के रह जाना। नो सर। नहीं, मैंने कहा था ना, डिवाइड प्रॉब्लम्स इनटू सिंपलेस्ट पार्ट, किसी भी प्रॉब्लम को हमें सिंपलेस्ट पार्ट में डिवाइड कर लेना चाहिए। ये हमारे लाइफ में हर जगह के लिए है, हर जगह के लिए है। अगर आप लोगों ने मैनेजमेंट पढ़ा हो तो एक बहुत इसी बेस पर एक साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर कहलाता है मैनेजमेंट में, और ये आप लोग अपने यहाँ ट्रेनिंग एकेडमी में भी इसको थोड़ा सा पढ़ोगे। फेडरिक डब्ल्यू टेलर, फेडरिक डब्ल्यू टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट, यही मेथड से ड्राइव करेगा वो, कि आपके जिले में, आपके सब जहां भी आप पोस्टेड हैं या जो भी प्रॉब्लम है, वो पूरे प्रॉब्लम को ना देखें एक साथ। पूरा प्रॉब्लम एक साथ कभी सॉल्व नहीं होता, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, सिंपलेस्ट पार्ट्स में तोड़ लें, और एक एक पार्ट को, एक एक पार्ट पे वर्क करें, एक एक पार्ट को देखें। जब आप इसमें एक कट पीस मेथड आपको पढ़ाया जाएगा आपके ट्रेनिंग सेंटर में, जो कि इसी का है, फेडरिक डब्ल्यू टेलर का, उसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लें, उस टुकड़े को, उस पार्ट को परफेक्ट बनाएं। परफेक्शन अपने आप में अपने आप में कंप्लीट कोई चीज नहीं होती। परफेक्शन वो पार्ट को करना है आपको। तो जैसे मैंने अभी कहा, लेट से आपने 400 दिन दिए हैं अपने आप को पढ़ाई को, तो सिंपलेस्ट पार्ट मान लो आपने एक दिन को बन माना, तो एक दिन परफेक्ट है या नहीं? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, साइंटिफिक मैनेजमेंट, अगर आपका रिजल्ट अच्छा भी आया है ना, और आपने सारे पार्ट पे ठीक से काम नहीं किया, तो टेलर के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स नहीं मिलने चाहिए। टेलर उसको अच्छा तरीका नहीं बताएगा, आप रिजल्ट तक पहुंच गए तब भी अच्छा नहीं बताएगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आपने, क्योंकि रूल्स फॉलो नहीं किए, आपने प्रत्येक पार्ट्स पे काम नहीं किया, प्रत्येक पार्ट को परफेक्ट नहीं बनाया, तो बहुत संभव है कि उसकी प्रॉब्लम आगे दिखाई देगी। हम ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन में अक्सर करते हैं, काम का प्रेशर या जो भी हो वजह, हम काम को निपटा देते हैं, काम निपट भी जाता है और उस समय ठीक ठाक भी लगता है, राहत देता है, पर क्योंकि आपने प्रॉब्लम सॉल्व करते समय सिंपल प्रॉब्लम में उसको कन्वर्ट नहीं किया था और उस पार्ट को परफेक्ट नहीं किया था, वो फिर दिखाई देता है। हम अपना पीडब्ल्यूडी का काम देखते ही हैं, हर बरसात में दिख जाता है कि पीडब्ल्यूडी ने कितना अच्छा काम किया है, या और भी जगह। फिर एटोमिज्म तो मैंने बताया, बाद में एटोमिज्म डेवलप होगा, और उसमें हालांकि ये फर्क ये है कि ये लोग कॉन्सेस की बात कर रहे हैं और एटम नॉन कॉन्सेस मटेरियल है, बट वो सिंपलेस्ट यूनिट वाली बात यहां भी दिखेगी। ये इन सबसे पहले आया हुआ है,
क्या चीजें सही से चल रही हैं, समझ में आ रही है ना? सर हम्म। ये लास्ट में इंडक्शन समझ में नहीं आया। ये इंडक्शन का इंडक्शन मतलब सब चीजों को मिला देना, सब अब रिजल्ट तक पहुंच गए। आगमन जिसको हिंदी में बोलते हैं ना, इनोमरेशन बोला था मैंने। सर इनोमरेशन मेथड में ऑफ हमने लास्ट में क्या किया? कुछ खास नहीं किया है, रीचेक ऑफ रीजनिंग, रीचेक द रीजनिंग की। ठीक है। सर मेथड ऑफ इंडक्शन से अलग है ये। ये कंक्लूजन है ये, है ना? ये इनोमरेशन, इसके लिए सही शब्द होगा इनोमरेशन करना, इनोमरेट करना। जब हमने लास्ट में भी चेक कर लिया कि कोई गुंजाइश रह तो नहीं गई, तो देकार्त को हमें कैसे पढ़ना है, पहले जानना है मॉडर्न फिलोसफर के तौर पे, जो कि हमने शायद जान लिया है। फिर मेथड ऑफ डाउट, और मेथड ऑफ डाउट में आप बताएंगे, चारों चरणों के बारे में बताएंगे। और इससे ये पहुंचा कोजिटो, बोलो रिपीट करो, कोजिटो, तुम लोग बोलो। ergo sum, cogito ergo sum। हाँ, कोजिटो कॉमा इर्गो सुम। क्या इसको लिखते हैं, इंग्लिश में क्या लिखते हैं? आई थिंक देयरफॉर आई एम। आई थिंक कॉमा, कोजिटो के बाद कॉमा लगाना है, थिंक के बाद कॉमा लगाना है, देयरफॉर आई एम। ये शायद समझ चुके हैं आप। और कोजिटो का मतलब मैंने बताया, कोजिटो का मतलब सेल्फ या ईगो से है, स्वयं से है, मेरे होने से है। अब यहां से जर्नी करता है वो। आई प्रूव हो चुका है, यहां पर आपने देखा सेल्फ प्रूव हो चुका है, मेरा होना प्रूव हो चुका है। अब वो देखता है क्या यूनिवर्स है या नहीं, ये जगत है या नहीं। और जैसा कि मैंने बताया, ये डायरेक्ट इस यूनिवर्स को कोई तो एविडेंस नहीं है इसे प्रूव कर सके। तब ये यहां से फुदक के पहुंचता है गॉड के पास। नेक्स्ट क्लास में हम पहुंच पढ़ेंगे आर्गुमेंट्स फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। और इसमें मोटे तौर पे दो, और बहुत खींच खाच लें तो तीन तर्क देता है ये। पहला इसका आर्गुमेंट है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, मैं अभी खाली आपको बता दे रहा हूं। ऑन्टोलॉजिकल, ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट। दूसरा है कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट। ठीक है। फिर एक कॉजेशन का भी है। तो हम तीन आर्गुमेंट पढ़ेंगे गॉड को लेकर, और ये अपने हिसाब से गॉड को प्रूफ कर पाता है कि गॉड है। और बड़ा आसान है बहुत, कुछ में इससे मुश्किल कुछ भी नहीं है। और गॉड को प्रूफ करने के बाद फिर इस वर्ल्ड के एग्जिस्टेंस को भी ये प्रूफ करता है। इस तरह से ये अपने मेटाफिजिक्स में ईश्वर, आत्मा, जगत, गॉड, सोल एंड यूनिवर्स, तीनों को के एग्जिस्टेंस को, की रियलिटी को एक्सेप्ट करता है। इसकी ठीक से खिंचाई करेगा अगला दार्शनिक स्पिनोजा। और इससे प्रेरणा भी लेगा, इससे सीखेगा भी, और इसकी आलोचना भी करेगा पहला जो हमारी मॉडर्न फिलॉसफी का फिलॉसफर है, अनुभववादी, दैट इज जॉन लॉक। वो तो इसकी बिल्कुल
इसको गुरु भी मानेगा, सीखेगा भी बहुत कुछ, और एक एक बात की आलोचना करेगा। तो इसका इसी के बेस पर हम देखेंगे फिजिक्स में बहुत सारी चीजें, क्योंकि ये सीधे टीचर होगा, सीधे सिखा पाएगा न्यूटन को या और भी बहुत सारे लोगों को। वहां से हम यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट देखेंगे। रेने देकार्त को इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट है ये साइंस का और लॉजिकल थिंकिंग का, रीजनल रीजन के अकॉर्डिंग लाइफ को जीने का। हालांकि अपनी कमियों के साथ हर फिलोसफर की तरह इसमें भी कमियां होंगी, लेकिन इसका योगदान जो है हमारी मॉडर्निटी के में बहुत बड़ा है। इसके बाद हम देखेंगे 1750 के आसपास इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होगा। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने पूरी दुनिया को बदल दिया है। हम पूरे ह्यूमन हिस्ट्री को आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड बिफोर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में देख सकते हैं, और उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान होगा इनडायरेक्टली कॉन्सेप्ट के बेस पर। साइंटिफिक मेथड ऑफ मैनेजमेंट मैंने बताया ही, F.W. टेलर का, न्यूटन का मैंने बताया ही। इम्पैक्ट पड़ेगा इनडायरेक्टली स्पिनोजा पे भी, डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा लेकिन इसके विरोध में जॉन लॉक पे। तो इस तरह से हमने एक क्लास और होगी, आधी क्लास में हो जाएगा, तो आधी या एक क्लास और होगी और रेने देकार्त खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। मैं आपको इसके सारे क्वेश्चंस भेज दूंगा और आपको एक बार क्वेश्चन देख लेना, मैं कल वल भेज दूंगा, तो आप लोग इसको, कहाँ गया, देख लेना। मैं अभी स्टॉप कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग को।